ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैटर्न, सॉलिड स्टेट चैप्टर। और उसके पैटर्न्स को हम पढ़ते हैं। अब सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस का अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। एंड उसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कंपाइल किया हुआ है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको समझना होता है कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको एससी या एससीसी भी आप बोल सकते हो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको आप बीसीसी भी बोल सकते हो। और एफसीसी, थर्ड वन इज एफसीसी। अब एग्जाम में कभी कभी इसको एफसीसी बोला जाएगा, कभी कभी सीसीपी बोला जाएगा, कभी कभी एससीपी भी बोला जाएगा। तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। चाहे वो क्लोज क्यूबिक कैपिंग पैकिंग हो या हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग हो। काफ़ी बच्चे जो है क्लोज क्यूबिक की पैकिंग को कंफ्यूज करते हैं सिंपल क्यूबिक से, तो ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल वर्ड होना चाहिए, एससी वर्ड होना चाहिए, तभी आप उसको सिंपल बोलोगे। तो पिछले 4 साल का जो पैटर्न है उसमें सिंपल के ऊपर कभी सवाल आया नहीं है। बॉडी सेंटर्ड पे सवाल आया है, फेस सेंटर्ड पे आया है। तो हो सकता है कि इस बार आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस इंफॉर्मेशन पे सवाल आ रहा है वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। एक या दो, मेरे ख्याल दो रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स ही आए हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, किसी बेसिक्स है, ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, प्राइमरी क्वेश्चंस है बेसिकली, जिनको आपको टारगेट करना है, प्राइमरी क्वेश्चंस। बाकी जो थियरी क्वेश्चंस है जो रेयरली पूछे जाते हैं, वो आपके सेकेंडरी प्रिपरेशन में आ जाएंगे। मतलब पहले आप उन क्वेश्चंस को कर लो जिनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद में आप वो क्वेश्चंस करना जो रेयरली पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि आप कम से कम टाइम में, अगर आप पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हो, तो आपके स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम स्कोर वाले क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप क्या कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 एंड 14 में अगर आप जाओगे, तो एक ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एन ए क्यूब अपॉन एन ए। अब इसको करना कैसे है वो हम करेंगे, दैट वी विल डू इट हियर। एंड दैट विल डू इट हियर। एंड देन अगर मैं पेज नंबर 13 14 में जाऊँ, तो फॉर्मूलाज एक चार्ट में लिखे हुए हैं। पेज नंबर 14 का ये चार्ट है, जिसमें कोऑर्डिनेट नंबर लिखा गया है सिंपल क्यूबिक के लिए 6, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12। सेम चीज़ आपकी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर भी लिखी गई है। अब ये जो टेबल है ना, ये वाला टेबल में आपको ये वाला जो कॉलम है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल, ये फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो आपको ज़रूरत है वो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, इनमें जो नंबर्स लिखे होते हैं ना ऐसे नीचे वाले, ये नंबर्स आपको अवॉइड करना है। अगर आपको ये नंबर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में इस तरह से सेपरेटली फार्मूलाज को सेग्रीगेट कर सकते हो, जो आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको यूज़ करना है। जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये नंबर्स आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। अब जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142, आपको पता है पाई की वैल्यू 3.142 है, तो आप वो वैल्यूज लेके सॉल्व कर लो। हो सकता है कि ये जो 6 है, ये 6 किसी ना किसी चीज़ के साथ में कट हो जाए, दैट्स पॉसिबल। तो आपको वो चीज़ वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये 0.5237 आपको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब पाई क्यूब 1/6 वही याद रखो, जो मेन फॉर्मूला है वही याद रखो, और बाद में जो भी वैल्यूज आएंगे वो वैल्यूज पुट करके आंसर लिख लेना। सेम चीज़ यहाँ पे a/4 है, तो a/4 को इसको नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने हिसाब से कर लेना, जो भी वैल्यूज आएंगे, हो सकता है कि 4 r के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ सिंपल नंबर बन जाए, तो गो विद दैट, डोंट ट्राई टू फॉलो दिस नंबर्स। आप इन फॉर्मूलाज को खाली याद रखना है आपको। सिंपल क्यूबिक के लिए r/2 है, √3a/4 है, √2a/4 है। अब ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, अगर आप इनको भी कंसेप्चुअली याद रखना चाहते हो, आपको रट्टा नहीं मारना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, जिसमें हम फॉर्मूलाज डिराइव कैसे करना है, इमेजिन कैसे करना है, इंट्यूशन कैसे बनाना है, वो देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पैटर्न पे फोकस कर रहे हैं कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं और कैसे करना है, दैट्स इट। कंसेप्चुअली किस चीज़ को कैसे विजुलाइज करना है, दैट वी कैन सी इट इन द सेपरेट वीडियोस। ओके, सो एक एक क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट।
तो मैं 2022 से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसका सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बॉडी सेंटर्ड मतलब बीसीसी, बीसीसी के लिए हमने अभी देखा कि 8 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पे रुक जाओ, एससी का भी देख लो। अभी बॉडी सेंटर्ड का पूछा गया है तो हो सकता है कि अगली बार एफसीसी का पूछा जाए, हो सकता है कि अगली बार सिंपल क्यूबिक का पूछा जाए। तो बस हो गया, इतना सही प्रिपरेशन था इस चीज़ के लिए, 6, 8 और 12। अब अगर आप देखोगे आगे वाले क्वेश्चंस में और 22 में अगर मैं और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करूं तो इसमें और कुछ खास है नहीं सॉलिड स्टेट का। हाँ ये रहा, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी, एज लेंथ दिया है, कैलकुलेट डेंसिटी। ओके, ये क्वेश्चन 22 में भी आया है, 24 में भी यही सेम क्वेश्चन आया है, सेम डेंसिटी एंड एज लेंथ। इस बार एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दिया है, यहाँ पे गोल्ड दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि गोल्ड है। एंड हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ये आपका एज इट इज, ये जो पिंक बॉक्स दिख रहा है ये पिंक बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये पिंक बॉक्स वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है 2022 का। सेम सेम पूरा सेम है 408। बस एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पेसोमीटर में नहीं दिया, प्रॉपर सेंटीमीटर में दे दिया है इन लोगों ने, तो आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 408 पेसोमीटर दिया गया है, इसको आगे जाके इसने कन्वर्ट करके 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पे लिखा है। लेकिन अगर आप बोर्ड पेपर देखोगे तो उसमें 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके दे दिया गया है, तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन करने का भी झंझट नहीं है। ठीक है, फाइन। और वही अगर मैं केमिस्ट्री 2024 की बात करूँ तो उसमें भी डेंसिटी वाला कंसेप्ट यूज़ किया गया और पूछा गया कि प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस। अगर मैं 2025 की बात करूँ तो उसमें भी आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया है एंड सेम चीज़ पूछी गई है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, ऑलरेडी 2 बार पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था, फिर भी 2025 में उस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ओके, सो इसको पहले अच्छे से करो, कोई भरोसा नहीं है, ये वापस रिपीट हो सकता है कि अलग तरीके से रिपीट हो। दोनों में शायद एफसीसी आया था टाइप ऑफ यूनिट सेल आइडेंटिफाई करने के लिए, अब हो सकता है कि सिंपल क्यूबिक पूछा जाए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल में आंसर आपका सिंपल क्यूबिक वाला हो। सिंपल क्यूबिक पे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले 4 साल में। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली इसको करना कैसे है, फिर हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे, देन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है एफसीसी के लिए, ओके, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये एफसीसी के लिए है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल दी यूनिट सेल्स। बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग फॉर्मूला है, सिंपल क्यूबिक के लिए अलग फॉर्मूला है, बट फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में अलग अलग जो आपके यूनिट सेल्स हैं उनके लिए अलग अलग फार्मूला नहीं है, उनके लिए एक कंसेप्ट है। बेसिकली ये जो फार्मूला जिस हिसाब से डिराइव किया गया है वो आपको डेरिवेशन याद रखना है। आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, आपको डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन सवाल कुछ इस तरह से पूछा गया है कि आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले देखते हैं कि फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, फिर हम डेरिवेशन पे आते हैं। ओके, सो क्या बोला गया है, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस, ठीक है, मोलर मास दिया गया है, एज लेंथ दिया गया है, एफसीसी दिया गया है, तो ये पहले इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। डेंसिटी पूछी गई है, मोलर मास दिया गया है 197 और एज लेंथ दिया गया है जिसको बोलते हैं ए 4.08 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि एफसीसी है। अब एफसीसी है तो क्या फर्क पड़ गया, एफसीसी है तो आपकी जो एन की जो वैल्यू है वो 4 है। अब ये 4 क्या है, एक यूनिट सेल अगर मैं लेता हूं, इफ आई टेक 1 यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होते हैं आपके क्यूबिक होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है, टोटल 4 एटम्स है। एक यूनिट सेल के अंदर, एक डब्बे के अंदर कितने एटम्स है, तो टोटल 4 एटम्स है। वही चीज ये एन दिखा रहा है। तो एफसीसी दिया गया है आपको, आपको एन की वैल्यू नहीं दी गई है, याद रखना आपको एफसीसी दिया गया है।
तो अगर मैं बोलूँ कि सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू है 1। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगी n की वैल्यू, बॉडी सेंटर्ड के लिए n की वैल्यू है 2। FCC के लिए क्या है n की वैल्यू, इट इज 4। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन हैंडी रखनी है। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए 1 हो गया, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 हो गया, FCC के लिए 4 हो गया। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर में सिंपल क्यूबिक के लिए 6 हो गया, बॉडी सेंटर्ड के लिए आपका 8 हो गया, FCC के लिए आपका 12 हो गया। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। जैसे 2022 में पूछा गया था, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC। ओके फाइन। तो एक बार आपको सारा डेटा मिल गया, आपको पता चल गया ठीक है m क्या है, आपको पता चल गया एज लेंथ क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि n क्या है। अब ये क्या है, ये तो एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। 6.022 इंटू 10⁻23। तो सारे नंबर्स आपको मिल गए। आई थिंक आपको चारों डेटा मिल गया। अब आप इस रो की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो चैलेंज यही होता है कि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कहाँ डालनी है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसको डिकोड करना है। एक बार सारे वैल्यूज मिल गए, उसके बाद में कैलकुलेशन आपका तो बेसिक स्कूल मैथ्स है, विच आई डोंट वांट टू कवर हियर। बस ये समझो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब इसको नंबर्स जो है, ये जो भी नंबर्स है, जो भी वैल्यूज है, उनको फॉर्मूला में पुट कैसे करना है। वंस यू गेट दैट, द गेम इज योर्स। नाउ ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो 24 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है उस पैटर्न को सॉल्व कैसे करें। आई डोंट थिंक सो टेक्स्ट बुक में इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 24, चल लेटेस्ट वाला लेते हैं, 25 का ले लेते हैं। एलिमेंट विद मोलार मास दिया है 27 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी पूछा गया है, बोला गया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखना यहाँ पे SI यूनिट नहीं है, यहाँ पे CGS यूनिट में दिया गया, तो आप भी CGS यूनिट में रखो। और पूछा गया है टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन पहले हम लिख लेते हैं। डेंसिटी दी गई है ऑलरेडी, डेंसिटी है आपकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाद में मोलार मास दिया गया है 27 ग्राम पर मोल। देन वी हैव एज लेंथ, एज लेंथ मतलब स्मॉल a की वैल्यू है 405 PM। ठीक है, तो इतनी जानकारी दी गई है। और आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन सा है, ठीक है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। इसकी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी ये है, यूनिट सेल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मालूम करना होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं। अगर आप किसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल पाए, अगर आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है, तो आप बोल दोगे कि ये जो यूनिट सेल है वो 4 FCC है। अगर आपको पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 ही है, तो आपका यूनिट सेल हो जाएगा सिंपल क्यूबिक। तो इस तरह से आप आंसर को लिखोगे। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले कैसे। तो उसका जवाब है मास का फॉर्मूला। अब डेंसिटी में हम ऐसे लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि आपको डेंसिटी दिया गया है, इसलिए आप मास अपॉन, वहां से उस फॉर्मूला से स्टार्ट करोगे। उसमें से जो मास वाला जो फॉर्मूला होता है, उस मास के फॉर्मूला में ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल छुपा होता है। तो कैसे, अब ये मास है क्या, ये जो डेंसिटी है ये डेंसिटी यूनिट सेल की है, डेंसिटी इज ऑफ यूनिट सेल। तो जो मास होगा वो भी यूनिट सेल का होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो भी यूनिट सेल का होगा। अब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो तो आसान है, एक क्यूब है, क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम आपको मैथ्स में आपने पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग, इट्स A क्यूब।
अगर आप रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात कर रहे हो तो वो L इंटू बी इंटू एच होता है। क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होता है, तो तीनों को अगर मैं ए लिख दूं तो अल्टीमेटली वो ए क्यूब में ही कन्वर्ट होता है। ओके। तो अगर आपका ए क्यूब ये फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम में आपके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ ए क्यूब हो गया खत्म, तो वो आपका यहाँ से हो जाता है। बाकी का जो भी मसाला दिया हुआ है, जैसे मोलार मास दिया हुआ है, उस मोलार मास से आपको किसी तरह से मास ऑफ यूनिट सेल तक पहुंचना होता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल को कैसे आप डिकोड कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए? तो कुछ इस तरह से समझो कि मैं मास ऑफ यूनिट सेल को टारगेट कर रहा हूं। मतलब कि समझो एक डब्बा है, क्यूबिक सेल। उस डब्बे में समझो मैंने बोला कि एक्स एटम्स है, मुझे नहीं पता कितने एटम्स है, वो निकालना है अपने को, एक्स एटम्स है। तो उसका मास कितना है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें जानकारी क्या दी गई है? मोलार मास दिया गया है। अब मोलार मास क्या होता है? ये जो जानकारी दी गई है मोलार मास की, विच इज 27 ग्राम पर मोल, ये है क्या? 27 ग्राम पर मोल है क्या? तो ये है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम्स लेता हूं, 1 मोल ऑफ एटम्स लेता हूं, तो उसका वजन हो जाएगा 27 ग्राम। 1 मोल का मतलब कितना है कि जैसे अगर मैंने एक एटम लिया, 2 एटम लिया, 3 एटम लिया, 4 एटम लिया और वेइंग बैलेंस पे रखता गया, एक मेरा वेइंग बैलेंस है, और वेइंग बैलेंस पे मैं एटम्स रखता गया, मैंने एक एटम रखा, दूसरा एटम रखा, तीसरा एटम रखा, ऐसे करते करते जब मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स उस वेइंग बैलेंस में रखूँ एक एक करके, तो वो उसको बोलते हैं 1 मोल। तो मैं बोलूँगा कि मैंने 1 मोल एटम्स रखे। तो 1 मोल क्या है? बेसिकली काउंट है कि कितने एटम्स है, तो इतने एटम्स है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको पता है कि ये एवोगाड्रो नंबर से इतने एटम्स हो गए। तो अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से इतने एटम्स लूँ तो उसका वजन होगा 27 ग्राम। तो अगर मैं एक एटम लूँ तो उसका वजन कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड, जिसको आप यूनिटरी मेथड भी बोलते हो, जो आप स्कूल से करते आ रहे हो, तो y इंटू 1 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 1, सॉरी y इंटू 1 नहीं, y इंटू आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया, y इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर को अगर आप लिखोगे इस तरह से तो ये हो जाएगा। अब ये 27 क्या है? 27 आपका मोलार मास है और ये आपका एवोगाड्रो नंबर है। तो ये आपको क्या मिला कि एक एटम का मास मिला है, एक एटम का मास, दिस इज 1 एटम का मास। तो 1 एटम का मास कितना हो गया? मास ऑफ 1 एटम कितना हो गया? मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ओके, मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये आपका फॉर्मूला बन गया, मोलार मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब ये बात हो रही है एक एटम की, लेकिन हमारे पास कितने एटम्स हैं? हमारे पास तो एक्स एटम्स है, वी हैव एक्स एटम्स। तो एक्स एटम का मास कितना हो गया? मास ऑफ एक्स एटम्स कितना हो जाएगा? जो आपका 1 एटम का मास है इनटू एक्स ले लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल मतलब हो सकता है कि एक यूनिट सेल में 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 एटम हो, पता नहीं कितने एटम्स है, जितने भी एटम्स है उनका मास का फॉर्मूला कुछ हम इस तरह से देंगे। दैट्स इट। अब एवोगाड्रो नंबर आपको पहले से पता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलार मास आपको फॉर्मूला में दिया गया है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम वापस से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें से वॉल्यूम जो है ए क्यूब दिया हुआ है, डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। मास की जगह पे मैं ये डालूंगा उनका फॉर्मूला, एम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स
और ये जो वॉल्यूम है ये आपका ए क्यूब डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में उनको डिनोमिनेटर में लिख दिया, जो न्यूमिनेटर में उनको न्यूमिनेटर में लिख दिया, दैट्स इट। तो इतना आपका मास हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स निकालना है मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इनटू जो भी इधर डिनोमिनेटर में है उनको मैंने इधर न्यूमिनेटर पे ले लिया ऑपोजिट साइड में, और जो भी यहाँ पे न्यूमिनेटर में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले दिया, और एक्स को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया बिकॉज वो मुझे निकालना है। अब डोंट यू थिंक सो आपके पास सारी जानकारी ऑलरेडी है। मोलर मास दिया है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, एज लेंथ दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। एज लेंथ दिया हुआ है 405 पेसोमीटर और डेंसिटी दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके आपको बस ये निकालना है कि जो एक्स की वैल्यू है 1 है, 2 है या 4 है। 1 है तो आप बोलोगे हाँ ये शायद एस सी होगा, 2 है तो आप बोलोगे हाँ ये शायद बी सी सी होगा, 4 है तो आप बोलोगे हाँ ये शायद एफ सी सी होगा। तो इस हिसाब से आप यूनिट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सेम क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो सोल्यूशन है वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, या फिर ये जो फॉर्मूला है ये रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सके तो आप इसको, इसमें जो मैंने तरीका बताया है इसको फॉर्मूला को डिराइव करने का, वो तरीका सीख लो, तरीका समझ लो। मैंने कोई बाहर से नहीं दिया, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेशन, मैंने यहीं से वो इसका डेंसिटी के फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है मैं वही तरीका यूज़ किया है, मैंने कोई अलग तरीका यूज़ नहीं किया है। ये मेरा तरीका नहीं है, टेक्स्ट बुक ने इस फॉर्मूला को डिराइव करने का एक तरीका बताया हुआ है। तो उस फॉर्मूला को पूछने का जो तरीका है बोर्ड का वो ये था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वो लोग पूछ रहे हैं। तो जो दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इसके पहले, शायद दोनों में आंसर एफसीसी था। तो हो सकता है कि इस बार बॉडी सेंटर्ड आपका आंसर आने के चांसेस है, इस बार बॉडी सेंटर्ड होने के चांसेस है। ओके, और सिंपल क्यूबिक में काफ़ी टाइम हो गया सवाल पूछा नहीं गया है, तो थोड़ा सा पैटर्न को वापस देखते हैं। ओके, तो एज लेंथ वर्सेस रेडियस पे क्वेश्चन पूछा गया है। डेंसिटी फॉर्मूला पे 2022, 23, 24 पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला जो टॉपिक है इस पर पिछले 4 साल में क्वेश्चन कुछ खास पूछा नहीं गया है, लेकिन इस पे ये एक हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। आई थिंक इसको अक्टूबर में शायद, सितंबर में जो पेपर्स होते हैं अगस्त सितंबर में, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको आप क्या करोगे, जो आपका पेज नंबर 14 में जो चार्ट है जिसमें आपको पैकिंग एफिशिएंसी दी गई है, उसकी बाजू में वॉइड लिख के, जैसे अभी सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4, बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है 68%, और एफसीसी के लिए है आपकी 74%। तो अब क्या करोगे, ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी, 100 माइनस करके इसका वॉइड का डेटा आप लिख के रख लो, 32%, 26%, और ये हो जाएगा आपका 47.6%। तो ये आपका वॉइड है। तो ये वॉइड आपने अलग से इसी में टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देना, और यहाँ पे वॉइड लिख के इनके वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर देना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी जब आप पढ़ोगे तो उसी वक्त आप वॉइड भी पढ़ लोगे। ओके, बस इतना इन्फॉर्मेशन आप अगर कर लोगे तो मुझे लगता है कि इस साल 2026 में इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। दैट्स इट। तो इतना ही कर रहा है आपको सॉलिड स्टेट में एज अ प्राइमरी प्रिपरेशन मोड। बाकी आई थिंक जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे शॉर्ट के डिफेक्ट के ऊपर सवाल पूछा है, एफ सेक्टर के ऊपर सवाल पूछा है, वो थियोरेटिकल है जिसको आप अपने सेकेंडरी प्रिपरेशन मोड में ले सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो ये काफ़ी सारा बड़ा डेटा है, इट्स अ ह्यूज डेटा। इवन बैंड थियरी, आई डोंट थिंक सो बैंड थियरी कोई बड़ा टॉपिक है। बैंड थियरी में हाँ, बैंड थियरी भी थोड़ा सा कर लेते हैं। बैंड थियरी पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ओके, तो चांसेस है कि बैंड थियरी में भी सवाल पूछा जाए। तो बैंड थियरी में क्या करना होता है आपको ये समझना है, ये जो बैंड दिए हुए हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड, क्या कंडक्टर है, इंसुलेटर है और मेटल है, तो उसमें आपको समझना है कि बेसिकली बैंड्स है क्या, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दिस बैंड्स। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
मेरे पास एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। अब इस वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में इनका मैं कलर अलग ले लेता हूँ। लेट्स से कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड में जंप मारना है, या वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप मारना है, वाइस वर्सा, एनीथिंग। तो वैलेंस बैंड बैंड का मतलब क्या है कि जो आपके एटम्स होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बेसिकली वही वैलेंस बैंड है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल कुछ होता नहीं है। ये जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स के जो लास्ट शेल होते हैं, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को वैलेंस बैंड बोला गया है। तो वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड हो गया आपका। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री होना है, बाहर आना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब ये फ्री हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में आ गए। दैट्स इट, यही कंसेप्ट है। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना बहुत ही आसान होता है। तो बहुत ही आसान कब होगा? जब इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, ओवरलैपिंग होगी। दिस विल बी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग आपको स्ट्रक्चर दिख गया तो समझ जाना कि ये मेटल्स है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जंप मारना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इट विल बी लाइक फार। लेकिन अगर मैं वही सेमीकंडक्टर की बात करूं, ये हो गया इंसुलेटर। वही अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा सा नज़दीक होगा, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, ओवरलैपिंग भी नहीं, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था पिछले कुछ, आई थिंक पिछले 2020 या 21 में शायद पूछा गया था, कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से मेटल कौन सा है, कंडक्टर कौन सा है, इंसुलेटर कौन सा है, इस तरह से। ओके, फाइन, सो दैट्स इट। आई थिंक इतना अगर आप कर लेते हो, सॉलिड स्टेट में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भी आपके जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।